सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं उदित छिबरा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि किस तरह से आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आपकी वर्ल्ड वार 2 छिड़ जाती है और जिसमें ब्रिटिशर्स ये कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स को जो एक एलीज होता है, जिसमें आप ये कहते हैं कि एक वर्ल्ड वार 2 में एक एलीज टीम होती है जिसमें आपकी दूसरी के साथ लड़ रहे होते हैं। जो एलीज होते हैं ये आपके यूके के साथ होते हैं। इसमें कई पार्टीज होती हैं, जैसे यहाँ ये जर्मनी के साथ लड़ रहे होते हैं। तो जो एलीज होती हैं इनका भी फोर्स होता है कि आप इंडिया को वर्ल्ड वार के अंदर लेके आए ताकि हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो वर्ल्ड वार में। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वार होता है। वर्ल्ड वार के अंदर ही 3 प्रपोजल आते हैं जिसको विड्रॉ जो कि माने नहीं जाते और जिस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट या क्विट इंडिया प्रपोजल शुरू होता है। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अंडरस्टूड। तो ये चलते चलते ही आपकी वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है 1945 में। अंडरस्टूड। 1939 से 1945 में वर्ल्ड वार आपकी चलती है और 1945 में वर्ल्ड वार आपकी जैसे ही खत्म होती है तो होता क्या है, एक तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ओके, गवर्नमेंट ने जो कांग्रेस के ऊपर बैन लगाया था वो हटा देते हैं। तो बैन लगने के बाद जितने आपके लीडर्स होते हैं जो अरेस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं। वेवल जो प्लान लेके आता है 1944 में वो भी फेल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सोल्व करने के चक्कर में। अंडरस्टूड। तो ये सब चीजें होती है वर्ल्ड वार 2 के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से आप ये कह सकते हैं चेंजेस होते हैं। होता क्या है, जुलाई 1945 में वहां पे इलेक्शन होते हैं, लेबर पार्टी गवर्नमेंट बन जाती है। अब लेबर पार्टी गवर्नमेंट जैसे ही बनती है, अब आप ये देखिए कि हमने जो पहले बात की थी लेबर पार्टी गवर्नमेंट ही होती है जो इंडिया को बिफोर इलेक्शन ये अनाउंस करती है कि हम आपको एक सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। अंडरस्टूड। अब जैसे ही 1945 में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है ब्रिटेन में, तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर होता है जो बेसिकली बनता है होते हैं क्लीमेंट एटली, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ पैट्रिक लॉरेंस करके होते हैं जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के बनते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली कौन होता है मैंने लास्ट में बताया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक आदमी होता है इंडिया के लिए जो इंडिया को लंदन की पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टूड। वो होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो पैट्रिक लॉरेंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया जाता है। तो ये जैसे ही हो गया तो इसके बाद क्या होता है, इलेक्शंस जो पहले 1937 में होते हैं उसके बाद दोबारा इलेक्शन होने होते हैं और ये आपके बिफोर इलेक्शन ये वादा करते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट एक सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके तहत अगस्त 1945 में इलेक्शन हो जाते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के। सेंट्रल और प्रोविंशियल का मतलब, सेंटर का मतलब आप ये मानिए कि लोकसभा, ये जस्ट आपको एग्जांपल दूं मगर, और प्रोविंशियल का मतलब आप ये कह सकते हैं विधानसभा, जो आपकी स्टेट असेंबलीज बेसिकली जिसमें आपके एमएलएस बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये सेंट्रल होती है जो आपकी लोकसभा की। अंडरस्टूड। इन दोनों के इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। उसके 1 महीने बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो कन्वेंट होगी इलेक्शन के बाद। ये वादा करते हैं तो ठीक बात है। तो जैसे ही इसमें अनाउंस करते हैं तो इलेक्शन हो जाते हैं विंटर में। बेसिकली जब ये अनाउंस करते हैं वो उसके 6 महीने बाद जो आपका इलेक्शन का कैंपेनिंग होता है, जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, 6 महीने बाद ऑलमोस्ट इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसके विंटर में ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के आसपास। तो जैसे ही इलेक्शन होते हैं 2 चीजें निकल के आती हैं। अब इलेक्शन आपके जैसे ही हुआ तो इलेक्शन से पहले आपकी जो जिनमें बेसिकली नेशनलिस्ट में भी जो 2 टुकड़े थे, पहले तो कांग्रेस में ही 2 थे जो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे। इंडियन नेशनल आर्मी वो बनाते हैं और यहाँ पे गांधी जी कांग्रेस, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिनको सपोर्ट करती है। कांग्रेस के साथ एक होती है मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करती है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये 2 चीजें होती हैं इलेक्शन की। और ब्रिटिशर्स भी इन दोनों के ऊपर खेल रहे होते हैं जिसको हम डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी जो कि बहुत फेमस हम सुनते आए हैं। तो इसके तहत जैसे ही रिजल्ट होता है तो कांग्रेस का फर्स्ट अगर बात करें तो 91% नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं। ओके, 102 में से 57 सीट्स, आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 55% मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा आप कह सकते हैं में कांग्रेस को मिल जाती है उस टाइम में। बेसिकली लोकसभा नहीं होती उस टाइम में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है। तो यहाँ पे 57 सीट्स होती है 102 में कांग्रेस को। और दूसरा क्या होता है, कांग्रेस मेजोरिटी ले लेती है कई स्टेट्स में, प्रोविंस में, बट बंगाल, सिंध और पंजाब में यहाँ पे मेजोरिटी नहीं ले पाती। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब और असम में कांग्रेस मेजोरिटी गेन कर लेती है। अंडरस्टूड। अब इसके साथ ही मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ती है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, 86.6% लोग मुस्लिम जो होते हैं मुस्लिम्स को वोट देते हैं।
अब यहाँ पे जब आपका कांग्रेस नहीं जीती, यहाँ पे जब मेजोरिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाली मेजोरिटी आपकी ले जाती है मुस्लिम लीग। तो बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की मेजोरिटी आती है। इससे ये पता लगता है यहाँ पे लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि मुस्लिम लीग डोमिनेंट पार्टी है मुस्लिम्स के अंदर, जो अपनी आवाज खुद उठा सकती है। अंडरस्टूड। इन मुस्लिम्स होते हैं डोमिनेंट पार्टी अपने आप में निकल के आते हैं, जो कि अपनी बात खुद रख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो एक बेसिकली यूनाइट जिसने मुस्लिम्स को किया होता है उसमें होती है मुस्लिम लीग। अब सिग्निफिकेंट फीचर उस इलेक्शन का क्या होता है, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो देसाई लियाकत पैक्ट में बात होती है उसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड हो जाता है। वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी होती है। लिमिटेड फ्रेंचाइजी का मतलब कि किनके पास राइट टू वोट या राइट टू कास्ट टू वोट जिसको कहते हैं हम लीगली है, वो उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मींस हर कोई आदमी जो 18 से ऊपर है वो वोट डाल सकता है। इसके साथ वोट डालने की जो अथॉरिटी थी, आप कह सकते हैं राइट था, वो बहुत कम था। जैसे प्रोविंसेस में जो इलेक्शन थे वो लेस देन 10% थे, 10% से कम लोग एलिजिबल थे जो प्रोविंस में या स्टेट में इलेक्शनों में वोट डाल सकते हैं। और सेंटर में जो थे आपके 1% से भी कम लोग थे जिनके पास राइट था इलेक्शन में कास्ट करने का। अंडरस्टूड। तो ये दो चीजें थी जो आपकी सिग्निफिकेंट फीचर थे इस इलेक्शनों के तहत। अंडरस्टूड। अब जब भी ये चीज बनती है, अब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, तो उसके बाद होगा क्या, अब उसके बाद एक कैबिनेट मिशन आता है यूके से। जब आपने इलेक्शन जीत लिया तो आपको कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर आप रन करेंगे इसको, आपको पॉलिटिकल एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए, कोई ग्राउंड चाहिए जिसके तहत आप रूलिंग करें। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन आता है जो कि 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। और ये पहुंचता है डिस्कस करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसके ऊपर। अंडरस्टूड। तो आप एक चीज समझ पा रहे हैं, जैसी वर्ल्ड वॉर होती है वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो इंडिया के लिए थोड़ा सोचना शुरू करती है और ये बात करते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन एक बेस है गवर्नमेंट का। तो इलेक्शन जो आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कास्ट करती है, दोनों ही अपने आप में एक आप ये कह सकते हैं कि अपने सपोर्टर को खुश कर देती है। कांग्रेस भी 91% ले लेती है और 57 सीट, मुस्लिम लीग भी 86.6% और मेजोरिटी आ जाती है। तो यहाँ ये मुस्लिम इनसे खुश रहते हैं और कांग्रेस से वैसे ही नेशनलिस्ट खुश रहते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक जैसे इलेक्शन हो गए उसके सिग्निफिकेंट फीचर तो कैबिनेट मिशन आ जाता है जो बात करते हैं कि आगे आने वाली गवर्नमेंट को हम कैसे चलाएंगे, उसके क्या प्रोसीजर होने चाहिए और एक इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी वो क्या होगी। ओके। तो ये बेसिकली कैबिनेट मिशन का मेन एम रहता है। तो इसके बाद जैसी ही चीज होती है कैबिनेट मिशन की, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो होते हैं वो थोड़ा रिपल्शन शो कर देते हैं आपस में, मतलब एक एग्रीमेंट पे नहीं आते इस कैबिनेट मिशन के तहत। कुछ पॉइंट वो रेज करते हैं, कुछ पॉइंट कांग्रेस रेज करती है, कुछ वो नहीं मानते, कुछ वो नहीं मानते। तो ये चलते चलते धीरे धीरे जैसे यहाँ पे कैबिनेट मिशन और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है और थोड़ी बातचीत करते हैं तो दोनों एग्री कर लेते हैं कि चलो ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जुलाई 1946 में प्रोविंस के इलेक्शन होते हैं। उसके 10 दिन बाद ही ऑलमोस्ट 1-2 दिन में नेहरू एक स्टेटमेंट देता है। नेहरू क्या स्टेटमेंट देता है वो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया क्योंकि उसका इतना रेलेवेंस नहीं है जितना नेहरू की स्टेटमेंट के बाद का इंपैक्ट होता है उसका रेलेवेंस है। नेहरू जैसे ही स्टेटमेंट देता है, बेसिकली ये स्टेटमेंट होती है वी आर नॉट बाउंड विद द नेशन एंड सो ऑन, ये सुना होगा आप सबने भी। तो नेहरू की स्टेटमेंट से मुस्लिम लीग जो होती है, जो यहाँ पे अपना कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन के साथ एग्री कर लेती है किसी कंडीशंस के ऊपर, वो अपना जो एक्सेप्टेंस होती है वो विड्रॉ कर लेती है। अंडरस्टूड। और एक कॉल देती है डायरेक्ट एक्शन टू अचीव पाकिस्तान फ्रॉम 16 अगस्त कि 16 अगस्त से हम पाकिस्तान, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ओके। तो यहाँ से ये निकल के आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेहरू स्टेटमेंट मुस्लिम लीग अपना विड्रॉ कर लेती है सपोर्ट और एक अलग ही पाथ पे चल जाती है कि हमें ये चीज चाहिए। तो उसके बाद होता क्या है, जैसे ये कम्युनल ये चीज डिक्लेयर कर देते हैं 16 अगस्त 1946 को कि हम इस पे जाएंगे, तो इस ये डेट आने के बाद अब जब आप डायरेक्ट एक्शन कह रहे हो तो ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्शन मींस वायलेंस। अंडरस्टूड। तो जैसी ये बात होती है तो 16 अगस्त 1946 के बाद एक कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाता है। काफी मतलब लड़ाई झगड़ा जिसको कह सकते हैं, प्रोविंस में लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो इसके बाद गवर्नमेंट देखती है कि हमें इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, अदरवाइज हम फंसे रहेंगे। तो इसके तहत 2 सितंबर 1946 को नेहरू की हेड करते एक इंटरिम गवर्नमेंट का, आप ये कह सकते हैं एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है
जिसे मुस्लिम लीग शुरू में सपोर्ट नहीं करती, बट वेवल जो होता है वो किसी बात पे मुस्लिम्स को एग्री कर लेता है इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करने में, और 26 अक्टूबर 1946 को ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद मुस्लिम लीग भी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाती है। अंडरस्टूड। अब मैं बेसिकली आपको वैसे बता दूं, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनती है आपकी, बनती कुछ टाइम के लिए है, 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक, और इसमें 14 मिनिस्टर होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत वो है। और जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लगा कि इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर मैं एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा, और क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट में आपको पता लगेगा कि फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट बनी थी उस गवर्नमेंट में क्या क्या रोल किसके थे, और किस तरह से इन्होंने आपसी समझौते के साथ या प्रिंसली स्टेट्स के साथ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किस तरह से गवर्नमेंट को रन किया था, जो भी इनके 11 महीने थे उसमें। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा इंटरिम गवर्नमेंट में बनाऊंगा, तो प्लीज उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। और लास्ट में एटली की एक स्टेटमेंट आती है फरवरी 20, 1947 को, जिसमें ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ब्रिटिश का इंटेंशन क्लियर है कि वो इंडिया को छोड़ेगा, इंडिया को फ्री करेगा और सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा इंडिया को। ये इटली की एक स्टेटमेंट आती है। उसके 3 या 4 महीने बाद 1947 जून 3 को माउंटबेटन का प्लान आता है, और उसके 1 महीने बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 5 जुलाई को। ओके, तो उसके तहत एक डेट डिसाइड होती है। डेट डिसाइड होने के साथ एक आपके पार्टीशन की लाइन डिवाइड बनती है कि कौन सा एरिया आपका इंडिया का रहेगा, कौन सा आपका पाकिस्तान का रहेगा। और 15 अगस्त 1947 को डिसाइड होता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो आपका प्लान है, जो ये प्लान रहता है माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के इस लाइन के तहत, इधर आपका इंडिया रहेगा, इधर आपका पाकिस्तान रहेगा। अंडरस्टूड। तो 15 अगस्त 1947 को यहाँ से हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और 16 अगस्त जो यहाँ पे इन्होंने 1946 को किया था उसके 1 साल बाद यहाँ पे 16 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंस मनाते हैं। अंडरस्टूड। तो ये लेक्चर था, मैं मानता हूँ काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इकोनॉमिक रीजन थे, क्या पॉलिटिकल रीजन थे इन सब चीजों में, तो बेसिकली 1 से या 2 साल की बात है जिसके अंदर इतना कुछ हो गया था। और आप अगर इसको थोड़ा और क्रोनोलॉजिकली या और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे नोट्स बना के, तो आप एक अच्छा इस पे ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप हिस्ट्री के अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो आप मॉडर्न में आपका 1917 से 1947 में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस अच्छा रहेगा अगर आप प्रिपेयर करते हैं इसको। और इसमें जो सबसे मेजर रहता है वो ये रहता है मुस्लिम लीग्स का, कैबिनेट मिशन का, और इंटरिम गवर्नमेंट का। इंटरिम गवर्नमेंट जो बनती है, बेसिकली जो हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट बनती है उसमें और इंटरिम गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट सिमिलर ही लोग रहते हैं, जैसे नेहरू होते हैं, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब इस गवर्नमेंट में होते हैं। और आफ्टर 1947 हमारे उसमें भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट और जो फर्स्ट पावर मिनिस्टर या होम मिनिस्टर रहते हैं वो वही लोग रहते हैं। अंडरस्टूड। तो मैं इंटरिम गवर्नमेंट में एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ परसों तक मैं वो लेक्चर आपके साथ शेयर कर लूंगा, और उसी में मैं कोशिश करूंगा इंडिपेंडेंस भी खत्म कर दें इंडिया की, ताकि हम पॉलिटिक्स शुरू कर सकें। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।